अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर सामलियात खान। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है काफ मैनेजमेंट। काफ बेसिकली क्या है? काफ हमारे पास एक फ्यूचर ऑफ द हर्ड होता है, फ्यूचर ऑफ द फार्म होता है। जितना ज़्यादा काफ हेल्दी होगा उतना ज़्यादा हमारे पास हर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज़्यादा हर्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि काफ जब पैदा होता है वहाँ से लेकर और उसको आगे कैसे लेके चलना होता है, उसकी हेल्थ को, उसकी फीडिंग को, उसकी हर चीज़ को कैसे लेके चलना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आफ्टर बर्थ। जस्ट आफ्टर बर्थ जो है वो काफ को हम चेक करते हो कि उसका जो है माउथ और उसका जो है नेज़ल एरिया वो ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई लुब्रिकेशन या किसी भी किस्म की कंटामिनेशन है तो उसको साफ करते हैं, और उसको जो है वो ईज़ी टू ब्रीथ कर देते हैं उसको, मतलब कि वो ईज़िली साँस ले सके। उसके बाद हम उसको जो है वो नेवल डिप करते हैं। नेवल डिप क्या होता है? जो उसकी नेवल होती है ना, उसको हम डिप करते हैं आयोडीन के सॉल्यूशन में, सो दैट कि उसको फ्यूचर में जाके नेवल इल का कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है? उसके बाद हम यूज़ करते हैं जो है क्लोस्ट्रम फीडिंग। क्लोस्ट्रम जो है वो एक कंप्लीट डाइट है। इसमें मैक्सिमम जो है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, और हाईली इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। तो जो क्लोस्ट्रम है वो जो पहले 2-3 घंटे है ना, वैसे तो हम कहते हैं कि पहले जो 12 घंटे है ना काफ की बर्थ के, उसमें मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन जो पहले 2-3 घंटे उसमें भी ज़्यादा क्रूशियल है। तो मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 लीटर जो है ना वो काफ को पहुँच जाना चाहिए, और उसमें हम मोस्टली फार्मूला यही कहते हैं कि 10% ऑफ द बॉडी वेट। उसके बाद हमारे पास है कि काफ की हाउसिंग किस तरह होनी चाहिए। काफ को जो है सेपरेट हाउसिंग देनी चाहिए, सेपरेट पेन्स होने चाहिए, और जो है काफ की कह लें कि जो बेडिंग है वो ड्राई होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली काफ जो है निमोनिया और ठंड की वजह से ज़्यादा बीमारी का शिकार होते हैं। तो काफ की बेडिंग वार्म होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, और सेपरेट होनी चाहिए फ्रॉम द अदर। हाउसिंग के बाद हम बात करते हैं काफ की फीडिंग की। फीडिंग जो है वो काफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीडिंग हम मोस्टली करते हैं मिल्क की। पहले कोलोस्ट्रम चल रही होती है, तो कोलोस्ट्रम जब एंड होती है तो उसके बाद ट्रांजिशन मिल्क और फिर मिल्क पे आ जाता है। मिल्क हम कहते हैं कंप्लीट डाइट है। मिल्क के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स वो जो है वो मौजूद होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम काफ को मिल्क ही ऑफर कर रहे होते हैं, और उस टाइम वो कोई और जो है वो फॉडर या फीड खाने की हालत में नहीं होता। तो मिल्क जो है हम मोस्टली 2 टाइम्स अ डे यूज़ करते हैं, 2 टाइम्स अ डे फीड करते हैं, और ये स्टार्ट में निपर ड्रिंकर के साथ इसको फीड करवाया जाता है। उसके बाद हम इसमें बकेट ड्रिंकर यूज़ करते हैं, सो दैट कि उसकी जो है वो हैबिट जो है वो बन जाए और वो अच्छे से फीडिंग कर सके। और इसमें जो है हम मिल्क के साथ-साथ फिर हम 8वें-10वें दिन पे हम स्टार्ट करवाते हैं काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर एक स्पेसिफाइड वंडा आप कह लें, ये होता है, ये आप सिर्फ़ जो है ना काफ के लिए बना होता है। काफ स्टार्टर के नाम से आ रहा है, और ये हम जो है वो 7वें से 10 दिन पे, जैसे मैंने पहले बताया, स्टार्ट करवा देते हैं। उसके अलावा जो पानी है ना, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी हमारे लिए भी जितना ज़रूरी है उतना ही काफ के लिए ज़रूरी है, और ये हमारे पास जो काफ है उसके पास 24 से मतलब कि 24/7 उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। हर टाइम फ्रेश और क्लीन वाटर जो है ना वो अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सर्दियों में शदीद ठंडा पानी दे रहे हैं और गर्मियों में गर्म पानी दे रहे हैं। बेहतर ये है कि जो फ्रेश वाटर आपके पास आ रहा है वो काफ को ऑफर करें। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन डिजीजेस की जो काफ में हो सकती हैं। सबसे पहले जो काफ की मेन डिजीज होती है वो है डायरिया, नियोनेटल डायरिया जिसे हम कहते हैं। नियोनेटल डायरिया की मेन बैक्टीरियल और वायरल कुछ रीजंस होती हैं। बैक्टीरिया में इकोलाई, साल्मोनेला वगैरह होता है, और वायरस में रोटा वायरस, कोरोना वायरस मोस्टली नियोनेटल डायरिया के कॉजेटिव एजेंट्स हैं। तो इसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो मोस्टली, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है डायरिया की वजह से, तो इसमें हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूट्स देते हैं, जिसमें ओआरएस, और उसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। उसके अलावा हम इसमें अगर देखें कि इसमें डायरिया के अलावा इसमें आ रहा है निमोनिया। निमोनिया किस वजह से हो रहा है? मोस्टली ठंड और जो है कोल्ड वेदर, उसकी वजह से निमोनिया हो रहा है। इम्प्रॉपर हाउसिंग और इम्प्रॉपर वेंटिलेशन की वजह से निमोनिया होता है। तो निमोनिया में हम मोस्टली जो है वो वेंटिलेशन को बेहतर करते हैं। उसके अलावा जो इसकी जो है ना एंटीबायोटिक जो ट्रीटमेंट वो भी साथ-साथ चलते रहता है। उसके अलावा एक और इनमें इश्यू होता है वो है नेवल इल। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप जस्ट आफ्टर बर्थ जो है वो नहीं करेंगे, आयोडीन डिप नहीं देंगे, टिंचर आयोडीन का, नेवल डिप नहीं देंगे, तो उसकी वजह से हमें नेवल इल का मसला नज़र आ सकता है। उसके लिए बेहतर यही है कि पहले भी नेवल इल डिप दे दें या बाद में नेवल डिप दे दें। उसके अलावा एंटीबायोटिक साथ यूज़ होते रहेंगे। उसके अलावा वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग। वैक्सीनेशन जो है वो मोस्टली काफ में स्टार्ट होती है 15 से डेढ़, बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड डिवर्मिंग। जो डिवर्मिंग है ना वो 1.5 से 2 मंथ
ऑफ एज पे स्टार्ट हो जाती है और ये तकरीबन 3 माह बाद हमें रिपीट करनी होती है डिवर्मिंग। उसके बाद जो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हमारे पास एफएमडी आ गई, लंपी स्किन डिजीज आ गई, एचएस आ गई, ब्लैक क्वार्टर आ गई, इनकी हम वैक्सीनेशन करते हैं। अब हम अगर देखें ओवरऑल के काफ के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, तो काफ हमारे जो फार्म का फ्यूचर है और जो हमारा आगे जाके हर्ड बनना है वो इस काफ से ही होके बनना है, ठीक है। तो हमारा जितना काफ ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना हमारा हार्ट स्ट्रांग होगा, और जितना हमारा हार्ट स्ट्रांग होगा उतना हमारा जो है ना फार्म वो प्रॉफिट में जाएगा। थैंक यू।